मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पहुंचा था और अपील ये की थी कि इस रिहाई को संदर्भ में लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये भारत की तरफ से अपील की गई थी, लेकिन इससे पहले कि इस अपील पर कोई फैसला होता, बात आगे बढ़ती, चीन ने अड़ंगा डाल दिया। उल्टे भारत पर यह सवालिया निशान उठा दिया कि भारत ने ज़कीउर रहमान लखवी के मामले को लेकर पूरे सबूत और पूरी जानकारी दी नहीं है। सवाल यह है कि लखवी के मामले पर चीन ने लंगड़ी क्यों मारी? छब्बीस नवंबर 2008 मुंबई पर हुए आतंकी हमले से हिल गया था देश। मुंबई हमले का गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी को अब तक उसके गुनाहों की सजा नहीं मिली है और 9 अप्रैल को पाकिस्तान ने तो लखवी को कैद से भी आजाद कर दिया। भारत ने लखवी की रिहाई का विरोध किया और लखवी की रिहाई को वैश्विक संस्था के प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन यूएन कोई फैसला लेता इससे पहले ही बीच में चीन आ गया और दलील ये थी कि इस मामले में भारत ने पर्याप्त जानकारी मुहैया नहीं कराई है। यूएन सैंक्शंस कमेटी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वो प्रतिबंध समिति जो आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाती है, इस समिति की बैठक हुई भारत की मांग पर कि 26/11 आतंकवादी हमले के जिम्मेदार ज़कीउर रहमान लखवी की पाकिस्तान की अदालत के आदेश पर हुई रिहाई पर पाकिस्तान से जवाब मांगा जाए। लेकिन इस समिति की बैठक के दौरान इसमें शामिल चीन के प्रतिनिधियों ने इस प्रक्रिया को ये कह करके रोक दिया कि भारत ने अभी तक इस मामले पर पर्याप्त सबूत मुहैया कराए ही नहीं है। चीन से इधर हमने बहुत संबंध बनाने की मोदी सरकार ने कोशिश की और करनी चाहिए। हमारा सिद्धांत है कि पड़ोसियों से हम अच्छे संबंध रखें, मगर दुर्भाग्य की बात है जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि चीन ने ही भारत के इस प्रस्ताव को विरोध कर दिया। चीन ने भी, तो स्वाभाविक रूप से ये एक तरह से जो कूटनीतिक काम करना चाहिए था भारत सरकार को, हम समझते हैं कि ठीक नहीं हो पाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अशोक मुखर्जी ने पिछले महीने यूएन सैंक्शन कमेटी के अध्यक्ष जिम मैकले को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि पाकिस्तानी अदालत से मिली लखवी की रिहाई आतंकी संगठनों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1267 का उल्लंघन है। प्रस्ताव के प्रतिबंध संबंधी कदम अल-कायदा और लश्कर तैयबा सहित आतंकवादी संगठनों के सदस्यों और उससे जुड़ी इकाइयों पर लागू होते हैं। लश्कर तैयबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी की रिहाई पर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जर्मनी ने न सिर्फ चिंता जताई थी बल्कि दोबारा गिरफ्तारी की मांग भी की थी। मुंबई हमले में 166 लोगों की जान चली गई थी। मुंबई हमले को लेकर 55 साल के ज़कीउर रहमान लखवी सहित 6 और लोगों पर आतंकवादी हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का आरोप है। पिछले 5 साल में इस केस ने कोई रफ्तार नहीं पकड़ी और तो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लखवी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए उसे 9 अप्रैल को रावलपिंडी जेल से रिहा करने का आदेश दिया। इस समिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश और 10 अस्थायी देश होते हैं और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो यहाँ सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार चीन ने इतना बड़ा झटका भारत को दिया क्यों तब, जबकि भारत और चीन के रिश्ते एक नए लेवल पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम से कम मोदी सरकार तो यही दावा करती है। सवाल ये कि लखवी पर चीन ने लंगड़ी क्यों मारी? चीन जिसने रोड़ा अटकाया भारत ने जो अपील की थी उसे लेकर सवाल यह भी कि क्या भारत चीन की चाल समझ नहीं पाया, चीन के रुख को भांप नहीं पाया भारत? सवाल यह भी कि चीन से दोस्ती की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी अगर इसी तरह से चीन लगातार भारत को झटके देता रहेगा। जो मुद्दे भारत के लिए अहम है, खासतौर पर आतंकवाद से जुड़े, अगर उस पर चीन साथ नहीं देगा तो फिर भारत चीन की दोस्ती कैसे आगे बढ़ पाएगी? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से संबित पात्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर अजय कुमार जुड़ गए हैं, सीपीआई से अतुल अंजान जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन साथ मौजूद है हमारे, शिवसेना से अरविंद भोसले जी और यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता हैं। आप सबका स्वागत है। संबित, सवाल ये उठेगा कि भारत और चीन के रिश्ते एक नए आयाम पर जा रहे थे, ये तो खुद मोदी सरकार लगातार दावा करती रही है, आप लोग भी कहते रहे हैं, लेकिन सवाल ये ज़कीउर रहमान लखवी के इतने अहम मुद्दे पर आप चीन के रुख को क्यों नहीं पढ़ पाए?
नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो चीन के रुख को पढ़ नहीं पाई है या कोशिश नहीं किया होगा। जरूर कोशिश किया होगा, पुरजोर तरीके से हर प्रकार की कोशिश की होगी। और जैसे आपने अपने रिपोर्ट में भी बताया, केवल हिंदुस्तान ने ही नहीं, खैर हिंदुस्तान ने तो लिखित रूप से दिया था, यूके, यूएस, रूस, फ्रांस, अमेरिका, इन सभी देशों ने भी इस पे चिंता जाहिर की थी और ये व्यक्त किया था कि जकीउर रहमान लखवी को पुनः गिरफ्तार करना चाहिए। ये कंसर्न पूरे विश्व का था। मगर हमेशा से चाइना, जो कि पाकिस्तान को वीटो पावर के माध्यम से सपोर्ट करता रहा है, पुनः वही वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और यही मेरा सवाल संबित पात्रा जी, यही मेरा सवाल आपसे, नहीं 2010 में नहीं जाएंगे सर, आप वो बात रखिएगा अपनी, लेकिन मुझे वर्तमान में आपसे ये सवाल पूछना, और जो आपने पॉइंट रखा मैं उसी पर आपसे सवाल पूछूंगी कि यूएन सैंक्शंस कमिटी, इसमें क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है चाइना, इसीलिए उसका अधिकार है कि सैंक्शंस कमेटी का भी वो हिस्सा है। चीन और जो पाकिस्तान की मित्रता है उससे भारत अनजान हो, ऐसा नहीं है। तो ये अपील जब आप सैंक्शंस कमेटी के सामने रख रहे थे, क्या चीन को विश्वास में नहीं लिया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, चाइना और पाकिस्तान के बीच जो इकोनॉमिक कॉरिडोर $46 बिलियन का हुआ, उस पर भी हिंदुस्तान ने ऐतराज जताया था। हिंदुस्तान समय समय पर इस प्रकार के पदक्षेपों पर अपना ऐतराज जताते रहा है और पुरजोर ऐतराज जताया है। मगर हमारे ऐतराज के बावजूद भी कई बार चाइना और पाकिस्तान अपने जो काम है उसको आगे बढ़ाते हैं, और इस पे एमईए क्या करेगी हमें इंतजार करना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं एमईए के स्टेप को बोल नहीं सकता, मगर मैं 2010 में इसलिए जा रहा था क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको बताना था। 2008 में जब 26/11 का आक्रमण मुंबई पे हुआ था, उससे ठीक कुछ महीने पहले अमेरिका ने इसी सैंक्शन कमेटी के सामने जेयूडी, जमात-उद-दावा और हाफिज सईद को ब्लैकलिस्ट करना और उसको यूएन सैंक्शन में लिस्ट करने की बात कही थी। मगर अमेरिका के कहने के बावजूद भी चाइना ने वीटो पावर से इसे रोका था और ये विकीलीक्स के द्वारा खुलासा हुआ था। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच वो प्रगाढ़ता हमें देखने को नहीं मिली है सर, जितनी हमें भारत और चीन के बीच हाल फिलहाल देखने के लिए मिली है। दोनों तरफ बहुत सारे दौरे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने शंघाई में ये कहा था कि भारत और चीन एक तरफ आ जाए और दूसरी तरफ पूरी दुनिया, किस आधार पर उन्होंने ये बात कही जब इतने अहम मुद्दों पर चीन इस तरह का रोड़ा अटका रहा है। मैं आपके पास फिर आऊंगी, मेरे साथ और मेहमान मौजूद है। कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर अजय कुमार हैं। डॉक्टर कुमार, आपने संबित पात्रा को सुना। संबित जी का ये कहना है कि इसका संज्ञान लिया गया है और ये चीन की आदत रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ऐतराज नहीं जताया, लेकिन चीन बावजूद ऐसे ऐतराजों के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाता है। देखिए नेहा जी, पहले तो चीन ने जो कदम उठाए इसको हम लोग खंडन करते हैं, और इस मामले में जो है पूरी देश जो है चीन के रवैया से अपना आक्रोश प्रकट जरूर करना चाहेंगे और हम सब उस आक्रोश में शामिल हैं। लेकिन एक चीज जरूर हम संबित पात्रा जी से कहेंगे कि देश के जो नागरिक हैं उनकी जो उम्मीदें हैं, जिस तरह से हम हर वक्त जो है प्रधानमंत्री जी का हर एक विदेश यात्रा को पहली बार ऐतिहासिक नया संबंध, नया दुनिया, एक चाइना और भारत साथ में, इस तरह का जो हम लोग को जो हम, और इसको जो है एक खटास के रूप में नहीं बता रहे, लेकिन इस तरह से बड़बोलापन जैसे स्टेटमेंट हाल में, जैसे म्यांमार में अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि एक दोस्ताना देश हल्का अभी काफी नाराज हो गए हैं, हॉट परस्यूट नहीं करने देंगे, वो सब मामले जो सामने आ रहे हैं, तो इससे स्पष्ट, इससे बात उगल के ये आ रही है कि भारत की जो कूटनीति है, ज्यादा हम लोग ये सोचने की बात है कि क्या हम लोग ज्यादा पब्लिसिटी के चक्कर में है कि हर वक्त इसको बड़े बड़े रूप में इवेंट मैनेजमेंट के रूप में कर रहे हैं, और उसका नतीजा जो है जब नतीजा निकलती है तो फिर हम लोग को जो है चिंता हो जाती है। जैसे कि ये कारण है, मान लीजिएगा कि हमारे साथ अभी प्रधानमंत्री जी चीन गए थे, हमने कहा कि एक नया शुरुआत है, हमने चीन को पूरी तरह से समझाया। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने चीन को अपने सब खोल कर सब बातें सामने रखी, और उसके बाद चीन तुरंत जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन में, और 2010 के बाद बारे में मैं ईमानदारी से ये कहना चाहूंगा कि हमको वर्तमान में विकीलीक्स के उसके बारे में जानकारी नहीं है, और संबित पात्रा जी जो बोल रहे होंगे सही होंगे, क्योंकि
नेशनल टीवी ठीक है में डॉक्टर तो कुमार, बिना मैं आपकी verification बात तो हो समझ सकता है गई कि वो हूँ। बोले आप ये नहीं। कह रहे हैं कि लेकिन क्या हम ये विदेश कहना यात्राओं को चाहेंगे कि लेकर और हमारी खासतौर जो- पर चीन के साथ दोस्ती को लेकर क्या बहुत ज्यादा पब्लिसिटी और पीआर हो रहा है, जबकि जमीनी हकीकत नहीं। इसके उलट है। चीन नेहा को क्या जी, हम सिर्फ समझ नहीं, नहीं हम पा ये रहे कह हैं? रहे हैं कि हाँ। नहीं, ये कह रहे हैं कि देश की जो विदेश नीति है, नहीं नेहा जी, मैं कह रहा हूं कि देश की जो विदेश नीति है नेहा जी। वो टेलीविजन और पब्लिसिटी से नहीं होता है। ठीक है। ये जो है गंभीर मामला है, जैसे हाल में म्यांमार में, तो हमारा यही ठीक है अनुरोध सर, होगा आपका हम पॉइंट सरकार के साथ है रखा और चीन आपने। के जो मैं फिर आऊंगी चीन के आपके कदम पास, को उसको खंडन इसको करते मैं हैं। आगे बढ़ाती हूँ। मेरे साथ और लेकिन मेहमान हैं, हमारा संबित जी। ये अनुरोध है आपको मैं मुझे आना काउंटर करने का पड़ेगा। मौका दूंगी, नहीं संबित, काउंटर करने का मौका दूंगी आपको, लेकिन क्योंकि बाकी मेहमान है उन्हें भी सुन लीजिए, फिर आप एक साथ जवाब दे सकते हैं। हमारे साथ अतुल अंजान जी भी मौजूद है। अतुल जी, सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि भारत और चीन की मित्रता, इसे हम एक बिल्कुल नए नजरिए से देख रहे हैं मोदी सरकार के आने के बाद। बावजूद इसके लखवी जैसे गंभीर मुद्दे पर चीन ने लंगड़ी क्यों मारी? नेहा जी, आपने जो ये प्रश्न उठाया है एबीवीपी में, एक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न को उठा करके आपने देश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। मैं आपको इस पर साधुवाद देना चाहता हूं। भारत और चीन के संबंधों को नए तरीके से बनाने के लिए सिर्फ परंपराओं को तोड़ने से काम नहीं बनेगा कि पहले के देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिल्ली आते थे, इस सरकार में वो पहुंच गए अहमदाबाद, और झूला पर झूलने से खेवनहार नहीं हो जाता कोई भारत की विदेश नीति का। भारत की विदेश नीति की एक खास बात यह है कि हम देश में तमाम पार्टियां आपस में आंतरिक सवालों पर आपस में मतभेद भी रखते हैं, लेकिन भारत की विदेश नीति मूलतः पिछले 60-65 सालों में आम सहमत के आधार पर चलती रही है। लेकिन ये जो विदेश नीति आ रही है नरेंद्र मोदी जी की, जिसके अंदर नीति कम है प्रचार ज्यादा है, उसकी वजह से बहुत सी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और आप कह रहे हैं कि अब हमारे प्रतिबंध लगाने की बात है। जकीउर रहमान लखवी हम कैसे भूल जाएं? नवंबर 2008 की घटना बंबई की, उसका मुख्य अभियुक्त, उसके संबंध में हमको जितना काम करना चाहिए यूनाइटेड नेशन में, शायद हम नहीं कर पाए। जितना काम अगर मोदी जी ने योग पर किया, उससे ज्यादा अगर लखवी और उसके हाफिज सईद के सवाल पर भारत के विदेश नीति को एग्रेसिव तरीके से रखा जाता और उसके बारे में, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मैं मोदी जी को इसके ऊपर कोई दोष नहीं देना चाहता। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एक जो है वो एक तरीके से नगर महापालिका समिति बन गया है। कब विदेश मंत्री जी क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही, कहां जा रही हैं, क्या बोल रही नेहा हैं, जी, वो मुझे कहीं बीच में दिखाई आना नहीं पड़ेगा, मैं पड़ती। अब इसका इंतजार नहीं अभाव करूंगा। सीधे सीधे जकीउर रहमान लखवी को के सवाल पर चीन की तरफ से जो काउंटर हुआ है वो दिखाई पड़ रहा है। अतुल अंजान जी, आप कह रहे हैं, आपने जो एक बड़ी बात कही, आपने ये कहा नीति कम प्रचार ज्यादा। क्या वाकई में ये तस्वीर उभर कर आ रही है संबित पात्रा जी, जिसके चलते नीतियां कहां हैं समझ नहीं आ रहा, प्रचार बहुत हो रहा है और इसके चलते ग्राउंड रियलिटी जो है वो भारत के पक्ष में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही, जैसा कि लखवी प्रकरण बता रहा है। संबित, मैं आऊंगी आपके पास, मेरी मजबूरी है, मुझे एक ब्रेक लेना होगा। मेरे साथ और मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सवाल यही, लखवी के मुद्दे पर लंगड़ी क्यों मारी चीन ने? हम चर्चा कर रहे हैं लखवी के मुद्दे पर चीन ने लंगड़ी क्यों मारी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शिवसेना से अरविंद भोसले जी हैं। अरविंद जी, क्या ये सवाल नहीं उठेगा यहाँ पर कि चीन की चाल को क्यों नहीं समझ पाया भारत? जी हाँ, ये अभी देश के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं इसमें राजनीति लाना नहीं चाहता, लेकिन ये हकीकत है कि पिछले कई हफ्ते पहले, 3-4 महीने पहले, जब चीन के राष्ट्रपति जब पाकिस्तान में गए थे, तो लगभग 55 ऐसे एग्रीमेंट जो रूटे पड़े थे पिछले कई सालों से, जिसके ऊपर पाकिस्तान को एतराज था, ऐसे एग्रीमेंट चाइना के, जिस तरीके से चाइना का कहना है उस तरीके से मंजूर किए गए। और उस समय हमें भाप लेना चाहिए था कि जब पाकिस्तान सरेंडर हो रहा है चाइना के सामने, तो कुछ ना कुछ तो समझो गड़बड़ होने वाली है भविष्य में, और इसे हम समझने में कुछ कम हो चुके हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि इस देश की जो विदेश मंत्री है, या जो इस देश के जो उच्चायुक्त है, या जो चाइना से जुड़ा हमारे जो कुछ उच्चायुक्त है, इन्होंने इस बात के ऊपर डट के लड़ना चाहिए, ऐतराज जताना चाहिए, और जिसको जो बात समझने में आती है उसी भाषा में उसको उसका उत्तर देना चाहिए। हमारे सामने हम कब तक गिड़गिड़ाते रहेंगे यूएन के सामने, संयुक्त राष्ट्र के सामने, जबकि इस देश के ऊपर हमला हुआ था और विश्व के काफी राष्ट्र के लोग इसमें मारे गए थे, लगभग 166 लोग मारे गए थे। ठीक है। तो ऐसा होने के बाद
लखवी जैसे तो आप कह रहे हैं चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को हमें समझने की जरूरत है और उस तरफ आंखें नहीं मूंदी जा सकती, जो कि जग जाहिर दिख रहा है। मैं आऊंगी फिर आपके पास अरविंद जी, आपने एक अहम बात कही है। मेरे साथ सुशांत सरीन जी यहाँ मौजूद है। सुशांत जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम डिप्लोमेटिक सर्कल्स की बात करें तो क्या ऐसा संभव है कि भारत को ये पता ही नहीं था कि इस मुद्दे पर चीन का रुख क्या होने वाला है, या फिर चीन को बिना विश्वास में लिए हुए ये कदम उठाया गया? नहीं, मेरे ख्याल विश्वास में लेने की बात नहीं थी। ये कदम उठाया गया और जब लखवी को रिलीज किया गया उसके मेरे ख्याल 1-2 दिन के बाद भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि यूएन सैंक्शंस कमेटी, जिसके तहत लखवी जो है वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित है, और उसके खिलाफ ये बात यूएन सैंक्शंस कमेटी में रखी जाए। तो मेरे ख्याल अगर भारत सरकार यूएन सैंक्शंस कमेटी में गई तो वो गुड फेथ में गई। अब मसला ये है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में जितने देश हैं आवाजें तो बहुत उठाते हैं, लेकिन फिर जब उनका नेशनल इंटरेस्ट आता है तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को तकवीयत देते हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के ऊपर। मैं आपको याद करवाता चलूं, 2008 में जब 26/11 हुआ था, उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लश्कर तैयबा उर्फ जमात उद दावा के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात हुई थी। 3 बारी चीन ने उस पर अड़ंगा लगाया था और उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि लश्कर तैयबा जो है वो एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। तो चीन की चीन का ये एक पुराना इशू रहा है और इस बार भी उन्होंने यही किया। अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने जो वो एक आतंकवादी है, कश्मीरी आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन, जो पाकिस्तान में दंदनाता हुआ घूमता है, उसके खिलाफ जब भारत गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तो उस पर भी उन्होंने ये लगाया कि इतना एविडेंस नहीं है इसके खिलाफ। तो ये चीन ये खेल खेल रहा है। मसला चीन के साथ ये है कि, और जो चीन को नहीं समझ में आ रहा, कि अगर भारत ने तो अपनी पेशरफ्त की है जो करनी चाहिए थी कि हम चीन के साथ रिश्ते इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन अगर चीन भारत की जो संवेदनाएं हैं उसके बारे में संवेदनशील नहीं होगा तो फिर मेरे ख्याल ये रिश्ता वैसा ही रहेगा जैसा अभी रहा। बाकी ये सारी जो राजनीतिक बयानबाजी है कि पहले एक जमाने में यहाँ पर आप कह रहे चीन अपनी चाल नहीं बदल रहा, चीन भारत के प्रति अहम मुद्दों पर नजरिया नहीं बदल रहा। ऐसे में ये सोचना होगा कि चीन और भारत की दोस्ती कैसे आगे बढ़ेगी और मोदी सरकार इस पर क्या करेगी, इस पर भी नजर रहेगी। हम चर्चा कर रहे हैं लखवी के मुद्दे पर जो झटका चीन से मिला है भारत को, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी आ रही है कि लखवी के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की सैंक्शंस कमेटी के दरवाजे भारत के लिए बंद हो गए हैं। यानी लखवी के मुद्दे पर फिर से भारत अब इस मामले को सैंक्शंस कमेटी के सामने खुद से नहीं रख सकता। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से भारत दोबारा पहल नहीं कर सकता है लखवी के लिए, ऐसा क्यों? लेकिन यहाँ बहुत बड़ी चोट है भारत के लिए। यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत उच्च से मेरी बात है, फैक्चुअल पोजीशन में क्लियर कर दूं कि अब भारत के लिए हमेशा के लिए सैंक्शंस कमेटी में इस मामले को ले जाने के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि प्रोसीजरली ये अलाउड ही नहीं है। इस तरह का अग्रेसिव पोस्चर जो हमें टॉप सोर्सेज ने बताया चाइना ने इख्तियार किया था इस बैठक के दौरान, और इससे पहले जब भी चाइना ने विरोध किया था वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे किया था, इसलिए बार बार भारत वापस ले आ सकता था। लेकिन इस बार चीन ने पूरी तरह से विरोध कर दिया और कहा है कि पर्याप्त सबूत नहीं है, इसको दोबारा से आने नहीं दिया जाएगा। अब भारत के लिए, चूंकि चाइना एक परमानेंट मेंबर है, दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, लखवी मामले को सैंक्शंस कमेटी में भारत ला ही नहीं सकता है। एक ही विकल्प है भारत के पास, वो परमानेंट मेंबर्स, क्योंकि अमेरिकी नागरिक भी 26/11 आतंकी हमले में मारे गए थे, तो अमेरिका, रशिया, फ्रांस जैसे जो दूसरे अन्य परमानेंट मेंबर के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा भारत को, निवेदन करना पड़ेगा। और अगर वो चाहें तो भी उनके पास अधिकार नहीं है, लेकिन अगर वो चाहें और हल्ला हंगामा मचाएं तो संभव है कि पहली बार इतिहास में यूनाइटेड नेशंस का ऐसा होगा, अगर अमेरिका इतना दबाव बना पाया कि ये दोबारा से आए। लेकिन जिसकी गुंजाइश मुझे ना के बराबर लगती है। जैसा मैंने आपको बताया कि यूएन के टॉप सोर्सेज ने क्लियर किया है कि अब भारत के लिए इस मामले को दोबारा ला पाना सैंक्शंस कमेटी में, उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस जानकारी के लिए। आशीष कुमार सिंह बेहद अहम जानकारी यहां पर देते हुए कि संयुक्त राष्ट्र की सैंक्शंस कमेटी में लखवी मामले को लेकर भारत के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। यानी भारत अब अपने आप से खुद इस मसले को दोबारा नहीं
नहीं उठा सकता, क्योंकि परमानेंट मेंबर चीन ने इसका विरोध किया है। अब कोई और देश, खासतौर पर वो देश जैसे अमेरिका, रशिया, जिनके नागरिक 26/11 के हमलों में मारे गए थे, अगर वो इसका संज्ञान लेकर इसे उठाएं तब बात बन सकती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संबित, ये जो ताजा जानकारी आई है इसके परिप्रेक्ष्य में तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, और देखा जाए तो ये लखवी के मामले पर कूटनीतिक स्तर पर आप लोगों की विफलता माना जाएगा कि आप लोग इसे वहां लेकर गए, और देखिए अब दरवाजे लखवी को लेकर सैंक्शंस कमेटी में बंद हो गए भारत पर। कोई विफलता नहीं मानी जाएगी। बड़े पुरजोर तरीके से, एग्रेसिव अंदाज से भारत यूएन में गया था। मैं अभी दो प्रवक्ताओं को सुन रहा था, एक अतुल अंजाम जी को और कांग्रेस के प्रवक्ता को। दोनों का ये कहना था, और खास करके अतुल अंजाम जी का कहना था कि भारत के सरकार ने होमवर्क नहीं किया। होमवर्क किया होता तो चाइना मान जाती। मैं यहां बता दूं, होमवर्क तो 7 साल में कांग्रेस की सरकार ने करके सबमिट किया था, और चाहे किसी की भी सरकार हो, हम तो उस होमवर्क से सहमत थे कि नहीं, जकीउर रहमान लखवी, हाफिज सईद, जमातुद्दावा, इन लोगों के कारण ही 26/11 का आक्रमण हुआ। हिंदुस्तान की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या किसी की भी, उन्होंने सही संबित, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब आप आगे क्या करेंगे? अमेरिका का भी हाथ, लखवी पर सैंक्शंस कमेटी के दरवाजे भारत के लिए बंद हो गए हैं सर। अब आप लोग क्या करेंगे? ये झटका नहीं है तो और क्या है? नहीं, देखिए, आगे हम हमेशा ही इस विषय को एग्रेसिवली परस्यू करेंगे। हम जानते हैं ये एक राष्ट्रभक्तों की सरकार, एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है। किसी भी मामले में जो गलत है और आतंकवाद को बढ़ावा देती है, ये सरकार झुकने वाली नहीं है। और देखिए, बातें ठीक है, बड़ी बातें ठीक है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के टॉप सोर्सेज ये बात साफ कर रहे हैं। अजय कुमार जी साफ कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के टॉप सोर्सेज। मैं आप ही के पास आ रही हूँ सर, सुन लीजिए मुझे। पार्टी ये राष्ट्रवादी का ढोंगी राष्ट्रवादी का जुमला बोलना बंद करा दीजिएगा, क्योंकि ये लगता है कि इतने नहीं, लेकिन अजय कुमार मुझे ये बताइए, आप देश के अब तो सैंक्शंस कमेटी में भारत लखवी का मामला ले ही नहीं जा सकता दोबारा। नेहा जी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी और जितने भी लोग पैनल में, पहले तो राष्ट्रभक्ति का ठेका इन्होंने ही नहीं लिया है। हम लोग जो है देश का सेवा किए गोली का है, और इन लोग से बात सुनने के लिए ये लोग को लगता है कि सिर्फ जो जुमले करके देशभक्त हो जाते हैं। बिना मुद्दे पर आ जाइए सर, मुद्दे पर आ जाइए डॉक्टर कुमार, मुद्दे पर आ जाइए। पहले संबित पात्रा जी अपने जो है अपने बयान पर थोड़ा काबू रखिए। नहीं, एक मिनट डॉक्टर कुमार, मुद्दे पर आ जाते हैं सर। देशभक्त है, ठीक है सर, मुद्दा हमारा जकीउर रहमान लखवी है, और इस पर एक और डेवलपमेंट हुआ है। सबसे बड़ा सरकार के होमवर्क, देखिए आप लोग ऐसे करेंगे तो मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना पड़ेगा। राष्ट्रवादी जो है डॉक्टर कुमार, अगर आप लखवी के मामले पर बोलना चाहते हैं सर तो अपनी बात रखिए, वरना मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना पड़ेगा। आप कैसे देख रहे हैं लखवी के मुद्दे को? सैंक्शंस कमेटी में भारत फिर नहीं उठा सकता। निकले हैं नेहा जी, वही तो अफसोस की बात है कि हर तरीके से, पूरे पब्लिसिटी से देश को जो गुमराह करते हैं कि हम देश के हित में काम करते हैं। वहां पर बर्मा को आपने नाराज किया, यहां पर चीन नाराज हो गई। आप हर तरीके से विफल हो रहे हैं, और देश के लोग को आप बोलते राष्ट्रभक्त हैं। आपने जितना देश को कंचन गुप्ता जी मेरे साथ हैं, और मैं उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। कंचन जी, सवाल देखिए, ये तो दोहरी मान है ना, मतलब अब ये सवाल क्यों नहीं उठेगा कि लखवी के मुद्दे पर क्या आप सोच समझ कर नहीं गए थे? अगर लखवी के मुद्दे पर आप दोबारा खटखटा नहीं सकते सैंक्शंस कमेटी का दरवाजा, तो ये तो विफलता है। कम से कम एक धक्का तो है। 2008 में धक्का जरूर है। एक मिनट डॉक्टर कुमार, हम राजनीति से हटकर जरा सीरियस विषय पर आएंगे। कंचन गुप्ता जी अपनी बात रख रहे हैं। जी कंचन जी, आप मानते हैं धक्का है? ये धक्का जरूर है। 2011 ठीक है, आप जरा रुकिए जरा प्लीज। यूपीए सरकार को सफल माना गया था, चीन को अच्छी बात है, आप बहुत सफल रहे, आप रुकिए जरा। उसका रिकॉर्ड भी बता दूंगी, लेकिन अभी लखवी जरा मुद्दा बना हुआ है। एक मिनट खत्म हो रही है। कंचन जी ये धक्का जरूर है, और ये कहना कि ये धक्का नहीं है वो गलत रहेगा। लेकिन मैं 3 इसमें बातें कहना चाहूंगा। ये काफी इसमें जो डिस्कशन हो रही है वो एकदम जो इशू है उससे हटके हो रही है, और मुझे नहीं लगता कोई इसके नुआंसेस समझते हैं। डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी जो होती है वो 2 लेवल पे होती है, बायलैटरल लेवल पे, मल्टीलैटरल लेवल पे। बायलैटरल लेवल पर इंडिया चाइना रिलेशंस जो है, ये जो विजिट रही, उसके अलावा भी रिलेशंस काफी इंप्रूव हुए हैं और होना चाहिए। ठीक है। मल्टीलैटरल लेवल पर इश्यूज अलग हो जाते हैं। चाइना ने ये क्यों किया? ये केवल इंडिया के चलते किया या पाकिस्तान के चलते किया? क्योंकि 1267 जो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन है, इस पर बाकी जो 4 परमानेंट मेंबर्स हैं
उनकी काफी हिपोक्रेसी रही है, डबल स्टैंडर्ड्स रही है। तो चाइना क्या भारत के खिलाफ एक्शन ले रही है, या क्या चाइना वो बाकी 4 परमानेंट मेंबर्स के खिलाफ बोल रही है? ये एक सोचने की विषय है। दूसरी बात जो है, अगर आप बायलैटरल लेवल में देखें, ये पहली बार जो था कि भारत और चाइना के बीच में जो जॉइंट रेजोल्यूशन आया उसमें पैरिटी की बात हुई, और चाइना और भारत को दोनों को राइजिंग पावर का डिस्क्रिप्शन दिया गया। इकोनॉमिकली अगर आप देखें, हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जीडीपी जो है अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में चाइना से काफी आगे बढ़ जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन है। स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में अगर आप देखें, भारत फिर से जो अपनी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस थी, आर्क ऑफ इन्फ्लुएंस थी इंडियन ओशन में या साउथ एशिया में, उसको फिर से वापस लेने की कोशिश कर रही है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, श्रीलंका। और कंचन जी, आप ये कह रहे हैं कि चाइना को जरूर इसमें एक थ्रेट चाइना को लगता है, खतरा मालूम पड़ता है, उसका रिटेलिएशन चाइना कुछ इस तरह से कर रहा है, कॉर्नर्ड फील कर रहा है। ठीक है, और उसका जवाब इस तरह से चीन दे रहा है। मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले अतुल अंजान जी, एक संक्षिप्त में आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी। एक सेकंड अगर मैं तुरंत आऊंगी सर आपके पास, बस 1 मिनट मुझे दीजिए, ब्रेक के बाद मैं फिर आपके पास आऊंगी। अतुल जी, इसको क्या आप इस तरह से देख रहे हैं, भारत जिस तरह से अब एक तरह से अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आ रहा है, उसका जवाब चीन दे रहा है? जी बोलिए। मैं नेहा जी समझता हूं कि एक बहुत बड़ा झटका भारत को, भारत की विदेश नीति को और भारत की चीन के संबंध जो नीतियां हैं उसको है। कंचन गुप्ता जी हमेशा एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में आकर भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियों को जिंदाबाद करने की कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं। मैं इनको लिखते भी पढ़ते देखता हूं। ये भारत आज अकेला पड़ गया। आप कह रहे हैं कि म्यांमार, भूटान और सब जगह और नेपाल आपका, आप कहां है? चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है। चीन के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए हमारी जो एक काउंटर इफेक्टिव जो विदेश नीति है उसका असर हमको दिखाई नहीं पड़ता, उसका प्रहार दिखाई नहीं पड़ता, उसका विचार दिखाई नहीं पड़ता, और उसी के चलते अब ये बिना मतलब की बात करें, 4 और परमानेंट मेंबरों को फंसाने के लिए चीन ने उनको काउंटर, अरे चीन ने आपको काउंटर किया है। चर्चा जारी है हमारी, वक्त मेरे पास बहुत कम है। अरविंद जी, आपसे संक्षेप में मैं जानना चाहूंगी, ऐसे माहौल में भारत और चीन के रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे? अंजना जी, संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ, एक तो मुझे काफी कम समय दिया है, जबकि अभी यूनाइटेड नेशंस से, संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे हमारे लिए बंद ही चुके हैं इस मसले के बारे में, तो हम क्यों और गिड़गिड़ा रहे हैं इस मुद्दे पर। जब अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इन सभी देशों के नागरिक जो निरपराध नागरिक मारे गए थे 26 जनवरी इस हमले में, तो क्यों ना लठवी को जाके पाकिस्तान की सरजमी पे मारा जाए? कौन रोकेगा तुमको? इजराइल का हमारे सामने एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, और तब तक हम इस जहर का इंतजार लेते रहेंगे। जबकि हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जिससे हमने सराहना की थी, कि हम ना आंख दिखाते और आंख झुकाते बात कर रहे हैं, बल्कि आंख में आंख डाल के बात करेंगे। आप कह रहे हैं कथनी और करनी में फर्क क्यों हो? हिंदुस्तान की तरक्की हो। मुझे माफ कीजिएगा सर, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन आपने अपना पॉइंट रखा है और बहुत पुरजोर तरह से आपने अपना पॉइंट आगे रखा है। सुशांत जी, सवाल ये है कि ये जो दोहरी मार भारत पर पड़ी है, इसका क्या असर होगा आगे भारत चीन के रिश्तों पर? देखिए, मेरे ख्याल रिश्ते जो हैं वो एक हद से ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो सकेंगे जब तक चीन इस तरह का रवैया भारत की जो कंसर्न्स है उस पर रखेगा, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ भारत के खिलाफ दहशतगर्दी का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। ये दोनों चीज़ें नहीं चल सकती। दूसरी चीज़ ये कि ये बात ज़रूर है कि एक तरीके से कूटनीतिक स्तर पर हमारे को एक तरीके से पिछाड़ हुआ है, लेकिन अगर उसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो यूएन अगर इस हमारी एप्लीकेशन को मान भी लेता, और जो पहले मानी हुई थी जमातुद दावा के ऊपर या हाफिज सईद के ऊपर, तो उसमें कौन से हमने झंडे गाड़ दिए थे, उसमें कौन सा हाफिज सईद को जेल में डाल दिया पाकिस्तानियों ने। तो इलाज तो शायद वही है, आईना भी आप दिखा रहे हैं, ये आईना भी आप दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है। संबंध मैं आपसे प्रतिक्रिया नहीं ले पाऊंगी, वक्त इतना ही है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये जरूर उठेगा कि फिर अगर ऐसे हालात रहेंगे तो मोदी सरकार खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताकतवर कैसे बता पाएगी और क्या करेगी? चीन ने ये जो झटका दिया है भारत को, इसके लिए शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।